there are blood tests which are specific for certain conditions. There are urine tests specific for certain conditions. For example, urine pregnancy test will tell you immediately lady is pregnant. You know, that's very specific. जैसे बहुत सारे ब्लड टेस्ट है, जैसे थायराइड का है T3, T4, TSH, ये किया तो हमको इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि थायराइड में प्रॉब्लम है, राइट? सो वैसे ब्लड टेस्ट है जो डायग्नोसिस करके हमको करने में आसानी होती है. You are watching Surgery Simplified. शस्त्रकला सरल शब्दों में. Hello everyone, welcome back to our channel Surgery Simplified शस्त्रकला सरल शब्दों में. मैं हूं ऐश्वर्या एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल बलजेकर. नमस्ते, वेलकम. हमारा मेन पर्पस इन वीडियोस का ये है कि हम आपको सरल शब्दों में सर्जरी के बारे में बताएं, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्जरी. अगर किसी को सर्जरी में जाना पड़ा तो उसके आगे पीछे का क्या प्रोसीजर है, व्हाई शुड वी डू दैट, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स दैट डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं जो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता. तो यहाँ पे डॉक्टर निखिल हमें बताएंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है इन्वेस्टिगेशंस. सरल शब्दों में बोले तो इन्वेस्टिगेशंस आर नथिंग बट टेस्ट. यस. सो डॉक्टर, इफ अ पर्सन, अगर उसको बोला जाता है कि यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी, सो डॉक्टर्स और सर्जन्स रेकमेंड करते हैं कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं. यू मीन देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट दैट दे हैव टू गो थ्रू, ट्रू, ब्लड टेस्ट एंड व्हाट नॉट. तो एज अ कॉमन पर्सन, एज अ पेशेंट प्रोबेबली हम काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते हैं, एंड दूसरे हर एक लोगों के लिए अलग अलग ओवरवेलमिंग एस्पेक्ट्स होते हैं. फॉर मी इट कुड बी एंग्जाइटी, ओ माई गॉड, व्हाई आई एम ऑलरेडी गोइंग इनटू अ सर्जरी. दूसरे पर्सन के लिए इट कुड बी अ फाइनेंशियल बर्डन बिकॉज दे हैव टू रोम अराउंड हियर एंड देयर टू गेट द टेस्ट डन. सो आप हमें प्लीज़ बताइए कि क्यों हमें ये टेस्ट रेकमेंड किया जाता है. या गुड क्वेश्चन. बेसिकली टेस्ट जो रहते हैं दो टाइप के रहते हैं, इफ यू ब्रॉडली क्लासीफाई. एक रहता है टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिसीज ऑल टुगेदर. मतलब अगर समझो आप आते हैं, पेट में दर्द होता है. अब पेट में दर्द होता है इज लाइक मेरे को बुखार आ गया. There can be hundreds of reasons कि पेट में दर्द क्यों होता है. Right. So I will first examine you and I will come to a conclusion. Maybe these are the 3-4 things that are causing the पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है. लेकिन अगर मुझे fully कंफर्म होना है कि किस वजह से, कभी कभी सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से इट इज नॉट पॉसिबल. उसमें फिर कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, सच एज फॉर एग्जाम्पल सोनोग्राफी करना पड़ता है. अब मुझे लगता है कि यहाँ पे है राइट साइड, तो ये अपेंडिक्स हो सकता है, लेकिन इट कुड बी कि ये उधर का पथरी है, छोटा सा पथरी है. तो अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि यहाँ पथरी है, तो फिर आई हैव टू चेंज माय डायग्नोसिस, चेंज माय ट्रीटमेंट, एवरीथिंग चेंजेस. तो अगर मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन प्लान करता हूँ बिना सोनोग्राफी किए, वो तो गलत है ना. तो एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, और दूसरा जो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है कि एक बार हमको मालूम पड़ गया कि इनका ऑपरेशन करना है, तो कैन दिस पर्सन विथस्टैंड द सर्जरी. उसको बोलते हैं फिटनेस फॉर सर्जरी. ओके. फिटनेस फॉर सर्जरी. तो उसके लिए अलग से टेस्ट किए जाते हैं. सो फर्स्ट इज डायग्नोसिस फॉर सर्जरी. यस. अनदर थिंग इज फिटनेस फॉर सर्जरी. मतलब एनेस्थीसिया, उनको बेहोश करना है और उनके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करने का मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेस ना, हम लोग उसको कट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. सो वो सब जो बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, उनका बॉडी वो सहन कर सकता है कि नहीं. उनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बेहोश किया जाएगा. वो बेहोश करने के बाद वापस होश में आएंगे कि नहीं, ये जानना जरूरी है. अदरवाइज हाउ कैन यू ऑपरेट, बिकॉज यू डोंट नो वेदर द पर्सन कैन बी इज फिट फॉर सर्जरी और नॉट. तो लेट अस डिवाइड इट. लेट अस गो फर्स्ट फॉर those investigations which are required for fitness, assuming कि एक ऑपरेशन करना है. तो इसमें 3-4 अलग अलग रहते हैं. पहला रहता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अदर फ्लूइड्स अगर जरूरी है तो,
एंड लास्ट इज इमेजिंग। ओके, इमेजिंग। तो ब्लड टेस्ट में कॉमनली जो किया जाता है उसको बोलते हैं CBC, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके। ये बेसिक टेस्ट है। इसमें हीमोग्लोबिन और WBC काउंट, मतलब जो सफेद मांसपेशी रहते हैं ब्लड में और कितना खून है, तो वी नीड टू नो दैट, बिकॉज ऑपरेशन मतलब थोड़ा ब्लड लॉस होने वाला है, बेहोश करने वाले हैं, तो मिनिमम हीमोग्लोबिन 10 होना चाहिए एटलीस्ट। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 to 15 ग्राम है, बट फॉर सर्जरी एटलीस्ट 10 ग्राम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उनको दवाई दे सकते हैं या ब्लड दे सकते हैं, और उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने के बाद फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ओके ओके। WBC काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको इसमें से दो चीज समझते हैं। एक, इन्फेक्शन है क्या, तो WBC काउंट ज्यादा हो जाते हैं, 10,000 से ऊपर जाते हैं। अगर इन्फेक्शन है इन्फेक्शन है तो फिर इस ऐसे सिचुएशन में कभी कभी बिकॉज ऑफ द कंडीशन भी इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं और WBC काउंट ज्यादा आ गया, तो देन वी नो कि इनको और कुछ किधर तो इन्फेक्शन है, तो इनको पहले एंटीबायोटिक का कोर्स देके ट्रीट करके फिर बेहोश करना चाहिए। इन्फेक्शन एज इन जहाँ पे सर्जरी होने वाली है उधर हो सकता है या अलग से। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, इसका समझो कुछ ऑपरेशन करना है और उसको खांसी है थोड़ी सी, और उसको चेस्ट में इन्फेक्शन, तो उसका WBC काउंट बढ़ेगा। अब छाती में इन्फेक्शन है तो बेहोश कर सकते हैं उसको, तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जो ऑपरेशन प्लान्ड है उसमें ये फायदा है। उसके बाद फिर BT, PT, CT, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम। मतलब बेसिकली हमको जानना है कि ब्लड निकालने के बाद कितने घंटे में वो ब्लड बंद होता है फ्लो होने का। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब कट करेंगे, अगर ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, ज्यादा है, तो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं। करेक्ट। और वो फिर क्लॉट होके उधर हीलिंग में प्रॉब्लम होगा, सर्जरी में ब्लड लॉस ज्यादा होगा। राइट। उसके बाद फिर हर एक ऑर्गन का टेस्ट रहता है। किडनी का यूरिया क्रिएटिनिन, किडनी चल रहा है कि नहीं, लिवर का थोड़ा 2-3 ब्लड टेस्ट टू नो कि लिवर चल रहा है कि नहीं, हार्ट का ECG, स्पेशली अगर 40 के ऊपर है, ECG करके जस्ट रफली हार्ट बराबर है नहीं, चेस्ट का एक्सरे, लंग्स बराबर है कि नहीं, और अगर कोई भी पेशेंट है जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक आया है या कुछ भी है, समझो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो एकोकार्डियोग्राफी करते हैं हार्ट का एडिशनली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, चेस्ट एक्सरे, ECG, एको, ब्लड टेस्ट, ये सब मिला के इसको हम लोग प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं। ओके। ओके। इसके बाद एनेस्थेटिस्ट भी आके चेक करके जाता है कि ये सब ठीक है, और ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। इसको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स, ASA, इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज किया है। तो ग्रेड 1 मतलब नॉर्मल है, ओके, देयर इज नो डिसीज। ग्रेड 2 मतलब डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और कोई भी डिसीज हो सकता है, लेकिन कंट्रोल में है। ग्रेड 3 मतलब डिसीज है लेकिन कंट्रोल में नहीं है। ओके। सो देयर इज अ रिस्क। तो अगर या तो उसको कंट्रोल करके ऑपरेशन किया जाता है, या अगर इमरजेंसी है तो वैसे ही करना पड़ता है। ओके। ग्रेड 4 में बिकॉज ऑफ नॉन कंट्रोल डिसीज उसका कॉम्प्लिकेशंस हो गया, जैसे समझो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, उससे किडनी खराब हो गया, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, या हार्ट अटैक आ चुका है, या ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के बाद स्ट्रोक आ चुका है एक बार। तो ये जो कंडीशंस रहते हैं, दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग पोटेंशियली। अब इसमें हमको ऑपरेशन करना है। अब ग्रेड 4 में एज फार एज पॉसिबल हम प्लान्ड ऑपरेशन नहीं करते, हम सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्क सर्जरी। एंड ग्रेड 5 इज मॉरिबल पेशेंट, मतलब एकदम बैड सिचुएशन में, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो मर जाएगा। या फिर इवन जो ग्रेड 4 का पेशेंट है उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा तो वो ग्रेड 5 बन जाता है। ग्रेड 5 मींस डेथ ऑन ऑपरेशन टेबल कंसेंट। पेशेंट्स को के रिलेटिव्स को बोला जाता है कि हमको मालूम नहीं कि ये पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये एक ही चांस है उसको जिंदा रखने का, सो वी विल ऑपरेट। दिस इज नोन एज ग्रेड 5। So this is basically how we use investigations for pre-op fitness. Now we come to diagnostics. This will depend. Okay, there are blood tests which are specific for certain conditions. There are urine tests specific for certain conditions. For example, urine pregnancy test will tell you immediately lady is pregnant. You know, that's very specific. जैसे बहुत सारे ब्लड टेस्ट है, जैसे थायराइड का है, T3, T4, TSH, ये किया तो हमको इमीडिएटली मालूम पड़ता है कि थायराइड में प्रॉब्लम है। राइट। सो वैसे ब्लड टेस्ट है जो डायग्नोसिस करके हमको करने में आसानी होती है। पैनक्रियाटाइटिस करके
रहता है, जो पैनक्रियाज रहता है, जहाँ इंसुलिन तैयार होता है, उसको उसमें जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो अमाइलेज लेवल बढ़ता है. तो अगर अमाइलेज बढ़ गया और पेट में दर्द है तो वी कैन डायग्नोज पैनक्रेटाइटिस. सो द ब्लड टेस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऐसे ब्लड टेस्ट से. फिर उसके बाद हमारे पास ये है इमेजिंग. तो इमेजिंग में बेसिकली एक्सरे, प्लेन एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सीटी स्कैन, उसके बाद एमआरआई और पेट स्कैन. ये पूरा है. अभी प्लेन एक्सरे किसमें यूज होता है? प्लेन एक्सरे बोन फ्रैक्चर्स, चेस्ट में उधर इंजरी हो गया और अगर उसके अंदर पानी भर गया, ब्लड भर गया, हवा भर गया तो इमरजेंसी होता है. वो लंग को कोलैप्स कर देगा, तो वी नीड टू ड्रेन इट आउट एज एन इमरजेंसी. एब्डोमेन में प्लेन एक्सरे कहाँ पे डायग्नोसिस होगा? अगर आंतड़ी बंद हो गया है तो गैस भर जाएगा पेट में, तो प्लेन एक्सरे पे दिखेगा. और किडनी स्टोन दिखता है. अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे अच्छा और बहुत वर्सेटाइल इन्वेस्टिगेशन है. इसमें साउंड वेव जो है वो सब सोनिक रहते हैं, यू कांट हियर इट. दे आर एमिटेड बाय क्रिस्टल विच वाइब्रेट्स. दे गो टू द बॉडी and according to the resistance of the body tissue, it reflects back to the probe, which goes to a processor, which goes to a software, and it converts it into an image. इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो काला आता है और जो ट्यूमर है सॉलिड है वो व्हाइट आता है, और उसके बीच में वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डेंसिटी होता है. तो इसमें ट्रेंड जो लोग रहते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट ट्रेंड रहते हैं, उनको सोनोग्राफी से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड सोनोग्राफी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड ऑब्स्टेटिक्स. तो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट, to monitoring the pregnancy throughout the 9 months, finding out whether there are twins, finding out whether the pregnancy is ulta, that means breech है या head है. breech है तो कभी कभी ऑपरेशन लगता है, especially first pregnancy में. then gallstone, gall bladder disease, बहुत डायग्नोसिस अभी अल्ट्रासाउंड से होता है. किडनी के स्टोन्स का डायग्नोसिस होता है. बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमको अल्ट्रासाउंड से. मेन एडवांटेज है देयर इज नो रेडिएशन. You can use it in pregnancy. You can use it any number of times. It is not very expensive and it's available all over the country. This is the main advantage of plain X-ray and ultrasound. CT scan is more complicated in the sense the same X-ray is rotated in a 360-degree around the patient and it is fed into a computer, and the computer shows as if the bread का slices बनाए, जैसे body का slices बनाए तो अंदर से कैसे दिखेगा at each level. It shows in a black and white image. Okay. This can be combined with what is known as a dye, which will enhance either the intestine or the kidney. So you get a better contrast. It is called as a contrast CT. The disadvantage is that a CT scan involves a much higher exposure to radiation. One CT scan is equal to 40 X-rays ka radiation. So you should be careful where you are asking for CT scan. But it is very good in some conditions, such as finding out kidney stones and pancreatitis. Then we have MRI. This is a big, large electromagnet which creates a large, thick magnetic field. So all the protons in the body, they get stimulated by the magnet. And when they get, the magnet stops, these stops vibrating and they give out an impulse, which is taken by the processor and converted into an image. Similar to CT scan is the image over here also, but it's much better, especially for the brain, for the bone, for the spinal cord, entire spinal cord, and nowadays even for the abdomen. It is very good. Okay, so these MRI scans are very useful to find out problems of the central nervous system as well as the spine, and it's required in most of the soft tissues. You must have seen sports injuries, they do MRIs to find out about the wrist joint, the knee joint, the hip joint, the muscle tears. So it is very good for sports injuries also. PET scan is the most recent in these things. PET scan, positron emission tomography. Okay. Magnetic resonance imaging is MRI. And computerized tomography is CT scan. A little difficult for us to grasp, Yeah. but yes, very informational. Yes, so in positron emission tomography, what happens is FDG is a tracer element which is injected into the body. And this concentrates in those areas where cells are hypermetabolic. That means it is in abnormal cells like cancer cells. So if cancer is there anywhere in the body, It detects. it will go and remain there and light up like a bulb. When the CT scan, when the PET scan is there, it will light up. So if you want to stage a cancer,
As you know, cancer is in 4 stages, 1, 2, 3, 4. The last stage is when the cancer spreads all through the body. So if you want to know whether there is cancer spread in the brain, in the bone, in the liver, in the lungs, anywhere, you do a PET CT scan and you will be able to find out. So it has revolutionized the treatment of cancer because it is very sensitive, and so a PET negative scan more or less rules out metastasis. One more very important role of PET CT is in follow-up of cancer patients. So after you have treated the patient for cancer, Correct, there's every year they have to do a follow-up when a PET CT is done, so as to find out whether any metastases have developed in that 1 year. And generally this is followed up for 3 to 4 years after the primary treatment, before a person is said, okay, now you are deemed cancer-free. Deemed So that cancer. follow-up is necessary, and the Yes. diagnosis and all the tests are very necessary. Yes. So when surgeons ask for these tests, please cooperate because they are not asking for the heck of it. Right, Most right. of them are interested to know 2 things, as I said. What is, they want to either confirm their diagnosis, Absolutely. and after confirming they want to take a decision whether this person needs surgery or he doesn't need surgery. For example, in the spine, unless you know that there's a disc prolapse which is pressing on the nerves, you know, you cannot advise removal of the disc just because somebody has pain. So it enhances the decision making, Correct. and Correct. therefore unnecessary surgeries are not done. Understood. Yeah. Right. So, you know, I want to give a little bit of information, but I want more to use this platform to appeal to everybody that blood is something which yet we have not been able to make it in a drug factory. It has to be donated by somebody to be given to somebody. Correct. So if you want blood or you need blood for your relatives, somebody has donated it, so you got it. And therefore it's called as a blood bank, which Correct. means that if you withdraw the blood, you also need to give the blood back to the bank so that somebody else can use the blood. Right. So I encourage everybody to go and donate, especially the young people, because one more thing is, when you donate blood, in about 48 hours, that blood is replenished by the body and you get young cells. Right. So your blood actually becomes fresh, and it's a good thing to donate once in a while, say twice a year or thrice a year. You know, you can go and donate. It's something which all of us can do. I, as a student, and even when I was in medical college, I used to every 3 to 4 months I used to donate blood in JJ. Most of the residents do that because there's always a shortage of blood, Right. and somebody who is with a rare blood group That's is already difficult. Very difficult, right? Yes. So I just wanted to also tell people about the blood groups. You know, there are four basic blood groups: A, B, AB, and O. And then there's positive and negative. So A positive, A negative; B positive, B negative; AB positive, AB negative; O positive, O negative. Now, when you give blood, you need to get a group and then a direct cross match. That means the sample of the donor and the sample of the recipient are mixed together to see whether they match. So we say cross matching and grouping and cross matching. So this is important. Now O negative is very important because these people are called universal donors. They can donate to everybody, Right. but they cannot receive anybody except O negative. Correct. And AB positive, my blood group is AB positive, we are universal acceptors. Okay. So everybody's blood can be useful to us, we can give to us, including AB positive, but we cannot give to anybody else. Oh, okay. Yeah. So O negative blood is generally kept in reserve in most blood banks because in an emergency or when a blood group of a person is not available, then you have to use O negative blood. So that's why O negative blood is always kept in store for all patients whenever it is required to be used in emergency. Only in case of emergencies. Generally, because ideally you would like to match the group as well as the cross match. But suppose the group is not available, right? Then you can give O. The rarest blood group is AB negative. AB negative. Yes, less than 2% of population worldwide is AB negative. So if an AB negative person comes and there is no AB negative blood, what will you do? You can give him O negative blood. O negative can be given. O negative can be given to Anyway, anybody. it's universal. But you have to do the direct cross match. Even if the group doesn't match, the direct cross match has to match. Okay. Only then you can give it. Okay, lovely, lovely. All right. Thank you so much, doctor. This has been a very, very insightful episode for all of us. I'm sure you have had a very
नॉलेज अबाउट क्यों सर्जन्स बोलते हैं कि ये सब टेस्ट एंड डायग्नोसिस कराना पड़ता है, तो प्लीज़ लिसन टू योर सर्जन्स, डोंट गेट ओवरवेल्म बिकॉज आपके भले के लिए बोलते हैं ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो. So thank you so much for watching our episode. Please push the bell icon for notifications, subscribe the button, like and share, and stay tuned for more updates and more insightful videos. Yes. Thank you.